गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंडियन इकोनॉमी का यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो इस चैप्टर का नेम है, 3rd चैप्टर है हमारा ये, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर वो सारे टर्म्स पढ़ेंगे जो कि हमारी 1950 से लेके 1990 की पॉलिसी में जो वीक पॉइंट थे वो कैसे सॉल्व हुए, ऐसी क्या खामियां थी हमारी पिछली पॉलिसी के अंदर जिसकी वजह से हमें 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाना पड़ा, यानी कि लिबरलाइज करना पड़ा इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज करना पड़ा और साथ में ग्लोबलाइज करना पड़ा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ब्रीफली इन सभी पॉइंट्स को रीड करेंगे। तो पहले क्या है, इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? तो सिंस इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि कैपिटलाइज इकोनॉमी के कुछ एडवांटेजेस इसके अंदर हमने लिए थे और कुछ जो सोशलिस्टिक के प्लस पॉइंट थे वो हमने लिया था। और इंडिया ने कैसी इकोनॉमी प्रिपेयर करी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओवर द ईयर्स दिस पॉलिसी रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ रूल्स एंड लॉ। तो ऐसी इकोनॉमी को चलाने के लिए 1950 से और 1990 तक हमने किस तरह के प्लान्स बनाए थे, 7 ईयर प्लान्स बनाए थे। वो जो जिस तरह से साल निकलते गए, वो जो पॉलिसीज बनाई थी वो किस लिए स्टेब्लिश की गई थी, उसमें बहुत सारे रूल्स और लॉ जो थे बनाए गए थे हमारी पॉलिसीज को चलाने के लिए। द एम ऑफ इट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। तो ऐसे पॉलिसीज का मतलब क्या था, एम क्या था कि हमने कंट्रोल करके रखना है अपनी इकोनॉमी को और रेगुलेट चलाते जाना है हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, तो बट नॉर्मली ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो उसकी मेन जो था कि रेगुलेट करना है, बट उसकी प्रोसेसिंग और उसकी डेवलपमेंट जो थी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। यानी कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि जितना हम ग्रोथ चाहते थे उतना वो ग्रोथ हमें नहीं मिला उन 7 ईयर प्लान से। जितनी डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी चाहती थी उतनी डेवलपमेंट हमें नहीं मिली। कहाँ से? उस प्लानिंग से। तो यहाँ पे प्लानिंग जो थी इट मीन्स प्रॉपर नहीं थी। तो कुछ स्कॉलर्स हमारे क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली कि जो डेवलपमेंट थी हमारी वो हुई है। यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है कि नहीं, डेवलपमेंट का कुछ हिस्सा जो था वो अभी रह गया था, कुछ प्रोग्रेस अभी रह गई थी, लेकिन कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो इससे विलिंग नहीं है। वो ये कहते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में अभी तक हम देख रहे थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्या थी, स्टेगनेंट थी, यानी कि स्टेगनेशन इकोनॉमी हमारी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम लेके चलते हैं अपनी इकोनॉमी को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, स्टेगनेंट से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या है? एक तो ये था कि ग्रोथ ऑफ सेविंग हो गई, ग्रोथ ऑफ सेविंग, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सेविंग बिल्कुल नहीं थी। तो ये एक पॉइंट हुआ। इसके अलावा क्या था, नंबर 2, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज जो थी हमारे इकोनॉमी के अंदर जो थी वो स्टार्ट होगी। डाइवर्सिफाइड यानी कि डिफरेंट तरह का जो प्रोडक्ट था हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर बनना स्टार्ट हो गया था, प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड्स इन आवर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसके अलावा क्या हुआ था, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी हुई, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमने बनाना शुरू किया और इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी हमारी इकोनॉमी के अंदर देखने को मिली। यानी कि फूड हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था और हम बाहर से कम इंपोर्ट करवा रही थी। तो इट मीन्स ये कुछ चेंजेस आई थी हमारी पॉलिसीज के बनने के बाद, जो भी रूल्स और लॉ बनाए गए थे हमारी पॉलिसीज को देखते हुए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारे चेंजेस कुछ आई हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी 1991 से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे हमारे इस ईयर को बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि खास ईयर बना दिया, क्योंकि वो कमियां जो इससे पहले 1980s में बहुत सारी मिस्टेक थी, बहुत कमियां थी, क्राइसिस थे, उनको कैसे सॉल्व किया गया। तो उससे पहले के ईयर्स में जो भी प्रॉब्लम थी तो उनको इस ईयर के अंदर जो था वो सेट किया गया। तो इन 1991 में ये चीज़ हमारी सेट कैसे हुई, उससे पहले इसका कुछ बैकग्राउंड है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। पहले 1991 में इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इंडिया के अंदर क्या था, बहुत सारे क्राइसिस आए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि पहला है इसमें एक्सटर्नल डेट। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो कर्जा के ऊपर नीचे दबी हुई थी, यानी कि एक्सटर्नल डेट, बाहर से इसने बहुत सारा लोन ले रखा था हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने।
द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रिपेमेंट्स ऑन द बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, और उसके पास अब रीपेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। जो उसने बोरो किया था अब्रॉड से, तो अब वो पैसा जो था वो पेमेंट के तौर पे उनको देने के लिए नहीं था हमारी सरकार के पास। ये कब की बात है? 1991 के अंदर ये क्राइसिस थी। पहले हम क्राइसिस की बात करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आया इन्हीं सालों के अंदर, क्या नया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है बेटे? कुछ ऐसा स्टॉक हर एक इकॉनमी अपने पास रखती है डिफरेंट करेंसीज का, कि कभी भी जरूरत पड़ेगी, बाहर की कंट्री से हमने कुछ मंगवाना है तो उस रिजर्व का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट वॉज वेरी लो इन इंडिया, तो ये बहुत कम था रिजर्व, ठीक है। इट इज मेंटेन टू इम्पोर्ट पेट्रोल एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स फ्रॉम द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कुछ हमारे पास अगर हम कुछ इंपोर्ट करवाना है, जैसे कि मेन पेट्रोल है जो हमारे इंडिया में कम है, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है ज़्यादा, तो हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं। उन चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बाहर की कंट्री से अगर हम मंगवाएंगे चीज़ तो क्या देंगे बदले में? बाहर की करेंसी पे करनी पड़ेगी, यानी कि फॉरेक्स हमें पे करना पड़ेगा। फॉरेक्स जो भी हमारी करेंसी है फॉरेन की वो देनी पड़ेगी। रुपीस तो वहाँ पे चलते नहीं है, तो वो जैसे कि डॉलर है, पॉन्ड्स है, तो हमें वो देना पड़ेगा। तो इट मीन्स डॉलर अगर हम देते हैं तो वो कहाँ से देंगे? जो हमारे पास रिजर्व इकट्ठा है वहाँ से देते हैं। तो इट वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर इवन एट द फोर्टनाइट। तो ये जो रिजर्व था हमारा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पड़ा हुआ, वो सफिशिएंट नहीं था कि हम मीट कर सके जो भी इंपोर्ट करवा रहे हैं उन सभी का खर्चे को हम मीट कर सके, ठीक है। फॉर इवन और द फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज, यानी कि 15 डेज तक का हमारे पास गुजारा करने जितना ही फाइनेंस था। इससे ज़्यादा अगर हमें इंपोर्ट करवाना है तो हमारे पास इतना फंड भी नहीं था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। तो ये भी क्राइसिस था 1991 में। तो पहले आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि इतना सारा चेंजेस जो है वो लाइफ उनकी हमारी इकॉनमी में करना पड़ा। तो पहला था कि हमारा जो बहुत सारे क्राइसिस थे, एक तो एक्सटर्नल डेट के अंदर था हमारा इंडिया, सेकेंडली था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम था, और राइजेस प्राइसेस, यस राइज इन प्राइसेस भी एक क्राइसिस था इंडिया में। द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स के ऊपर बहुत सारा जो था रेट वो चार्ज किया जा रहा था, यानी कि हाई प्राइसेस जो थे वो लिए जा रहे थे एसेंशियल गुड्स के लिए। एसेंशियल गुड्स कैसे होते हैं? जैसे कि फूड के ऊपर है ना, तो शेल्टर के ऊपर, रहने के लिए, उनको खाने के लिए, पहनने के लिए, क्लोथिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम एसेंशियल गिनते हैं उन चीज़ों का रेट काफ़ी हाई था। तो इन की वजह से भी क्या था, हमारे इंडिया के अंदर क्राइसिस यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी बढ़ते हुए, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो लोग थे काफ़ी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, तो इन एसेंशियल गुड्स को वो परचेज नहीं कर पा रहे थे हाई रेट्स के ऊपर। नेक्स्ट था बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक प्रॉब्लम थी इंडिया में 1991 की अगर हम चेकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ये पेमेंट का मतलब क्या है? रिकॉर्ड ऑफ टोटल रिसीट एंड द पेमेंट मेड बाय द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम किसी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, या बाहर की कंट्री को हम इंपोर्ट की जगह पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड जो है हमारी कंट्री को रखना पड़ता है। और इसी रिकॉर्ड्स को हम कहाँ पे रखते हैं? रिकॉर्ड इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इसमें अकाउंट्स बनते हैं जहाँ पे हम इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो ये बीओपी डेफिसिट हो जाता है जब, तो हमें दिक्कत आती है। डेफिसिट मतलब कमी हो जाती है जब इस बैलेंस के अंदर। तो जैसे टोटल रिसीट माइनस टोटल पेमेंट, जब हमारे गवर्नमेंट के पास खर्चे ज़्यादा हो और रिसीट कम हो, ठीक है, तब ये जो हमारी क्राइसिस है वो क्रिएट होती है, बीओपी, यानी कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करवा रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज लेट द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से एक नया जो था मेजर किया गया कि पॉलिसी को यहाँ पे स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो करनी पड़ी, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए? टू डायरेक्ट द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। तो इन चीज़ों को हमने स्टार्ट क्यों किया? ताकि हम जो न्यू डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज हैं उनको स्टार्ट कर सकें, डेवलपमेंटल
स्ट्रैटेजीज के लिए। तो इसी वजह से ही क्राइसिस की वजह से क्या करना पड़ा, एक तो नई इकोनॉमिक की पॉलिसीज के बारे में सोचना पड़ा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक तो वो पूरा हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, पॉलिसीज हैं जो न्यू स्टार्ट करी गई। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्राइसिस आए थे इसका रीज़न क्या था, कि हमें बाहर से एक्सटर्नल डेब्ट लेना पड़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम पड़ गया, प्राइसेस बढ़ने लगे। तो ये क्राइसिस तो थे 1991 में, नो डाउट, लेकिन इसके बैकग्राउंड क्या रहा, यानी कि क्यों ये क्राइसिस क्रिएट हुई इकोनॉमी के अंदर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी। सो बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस, इन क्राइसिस का बैकग्राउंड कैसा था, 1980s पे चलते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1980s। 1980s की बात करें तो उस टाइम पीरियड के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे वो ट्रेस किए गए थे बेसिकली, कि उसका रीज़न क्या था कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा था हमारे इंडिया के अंदर। तो हमें पता है कि जब हम कुछ भी काम करने शुरू करते हैं तो हमें उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो इम्प्लीमेंटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, राइट। तो पॉलिसी की तरह हम फोकस करते हैं या फिर हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देते हैं अपने। तो इन सभी चीज़ों के लिए सरकार को क्या चाहिए होता है, सरकार को फंड चाहिए होता है, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तभी वो पैसा इन पॉलिसीज़ में प्रॉपर लगा पाता है एफिशिएंट तरीके से। अगर पैसा है तभी वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स जो है वो अच्छी तरह से निभा पाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए गवर्नमेंट को। तो वो फंड कहाँ से मिल सकता था गवर्नमेंट को, एक तो वो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी जो थी वो चला रही थी इंडिया के अंदर, ताकि टैक्स के जरिए वो क्या कर सके, मनी क्रिएट कर सके। सेकेंडली फंड कहाँ से मिल रहा था, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे जो कि सरकार के अंदर आने वाले थे, सरकार के कंट्रोल में जितने भी थे, ठीक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का राज था, उसको बोलते पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वहां से जितनी भी इनकम हो रही थी वो भी उसका फंड का एक पार्ट था, कि वहां से उसके पास फंड इकट्ठा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि when expenditure is more than income, the government borrow the finance the डिफिशिट फ्रॉम द बैंक्स एंड द पीपल एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब क्या हो रहा था कि जब हमारे पास ये टैक्सेशन से मिलने वाली इनकम या फिर पब्लिक सेक्टर से इकट्ठे होने वाला फंड कम पड़ रहा था, तो इससे क्या था कि हमारे एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा थे और इनकम हमारी कम हो रही थी। एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारी पॉलिसीज़, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने खर्चे सोच के रखे हैं कि वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इन चीज़ों से मिलने वाला जो हमारा फंड का मेन सोर्स था, उनसे मिलने वाली इनकम अगर हमारी कम थी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नेचुरली है। आप भी क्या सोचोगे इस चीज़ के लिए कि अगर पैसे कम पड़ते हैं तो बोरो कर लो। कहाँ से बोरो करेगी गवर्नमेंट, तो वो बोरो कर सकती है। बोरोइंग कहाँ कर सकती है वो, या तो वो क्या लेगी, बैंक से उधार लेगी, जो भी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ से बोरो कर लेगी, ठीक है। या फिर क्या करेगी, नंबर 2 पे फ्रॉम पीपल, वो लोगों से उधार ले सकती है। यस, गवर्नमेंट जो होती है वो नेचुरली जो है लोगों से भी डेट ले सकती है, जिसको पब्लिक डेट कहते हैं। पब्लिक से भी जो है वो फाइनेंस ले सकती है, डेट ले सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, कहाँ से फाइनेंस लेगी वो, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो थे वो क्या कर सकती है, मैं यहीं पे नोट डाउन कर देती हूँ। किसी भी इंस्टीट्यूट से वो पैसा उधार ले सकती है अपने उन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, ताकि वो हमारी जो इनकम कम है तो वो खर्चों को मीट कर सके। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था कि हमें पता है कि 1980s में हमारे पास फंड कम था और गवर्नमेंट को फंड ज़्यादा चाहिए था, खर्चे उसके ज़्यादा थे लेकिन इनकम उसकी कम थी। When we import goods like पेट्रोलियम, अगर हम बाहर से भी इंपोर्ट करवा रहे हैं कुछ चीज़, जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल लिया था पेट्रोल, अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं, we पे इन डॉलर्स, तो हमें पैसा किस में देना पड़ेगा, उनकी करेंसी में, यानी कि डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, विच वी अर्न फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट। और ये डॉलर आते कहाँ से हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारा पड़ा होगा। और फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आता कहाँ से है, जैसे हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं वैसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट के बदले में हमारे पास जो आता है रिजर्व, वो किस में पेमेंट करते हैं, हमें डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है डॉलर्स के तौर पे, राइट। तो ये सब क्या है, हमारे पास रिजर्व, उन्हीं रिजर्व से हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट करवाने के लिए।
इसके साथ साथ एक तो हमारे पास वो रिजर्व कम है, ठीक है, सरकार के पास इतना उन्होंने ये चीज़ ट्रेस करा 1980s में कि एक तो फॉरेन रिजर्व भी कम है क्योंकि वो इंपोर्ट जो है वो करवा रहे हैं, वो भी उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, और सेकेंडली फंड कम है ताकि वो जो इंटरनल जो उसकी कंजम्पशन है वो भी पूरा नहीं हो पाता। एंड फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो अगर उसको गवर्नमेंट को डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाने हैं, डेवलपमेंट क्या करनी है अपनी कंट्री की, किस चीज़ के लिए, जो उसकी प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमी के अंदर, उनको भी तो कॉप अप करके बाहर निकलना है। प्रॉब्लम जैसे कि इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी चल रही है, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का केस आ गया, या फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये सारे क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाती है। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली खर्चा चाहिए होता है, इसके लिए कॉन्टीन्यूस क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलर कॉन्टीन्यूड स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा इन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के लिए। सो कॉन्टीन्यूस स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। सो यहाँ पे जो था कि लगातार खर्चे जा रहे हैं, तो उसकी कोई एडिशनल रेवेन्यू तो है नहीं है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा तो हमारी इनकम बन नहीं रही है, नया कुछ भी रेवेन्यू नहीं हो रहा है। रेवेन्यू हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, सिर्फ टैक्सेशन के थ्रू हो रहा है, या फिर पब्लिक सेक्टर के जो उसके डिपार्टमेंट है उनसे जो थोड़ा बहुत फंड आ रहा है, लेकिन कुछ एडिशनल रेवेन्यू जो है वो नहीं हो रहे हैं क्रिएट, ठीक है। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट sufficiently from internal source such as the taxation, and the government spent more income on the area। यहाँ पे बात करें कि टैक्सेशन जो इसका मेन पार्ट है, वहाँ से उसको कुछ भी जो है इंटरनल सोर्स के तौर पे सफिशिएंट फंड जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है एडिशनल रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। एंड द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कर रही है, मोर इनकम ऑन द एरिया। तो और उसके उल्टा अगर तो हम कह रहे हैं ना कि एक इनकम आ रही है, यहाँ पे एक तो एडिशनल इनकम नहीं आ रही है, दूसरा खर्चा तो गवर्नमेंट ने करना ही है, लेकिन कर भी कहाँ रही है, एक ऐसे एरिया के ऊपर ऐसी जगहों पे खर्चा कर रही है विच डिड नॉट प्रोवाइड द इमीडिएटली रिटर्न्स, कि वहाँ से हमें ज़्यादा इनकम आने के लिए उम्मीद भी नहीं है अभी, एकदम से सडनली से हमें नहीं लगता कि वहाँ से कोई रिटर्न आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जहाँ से प्रॉपर रिटर्न नहीं आ रहा था, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रही थी, जैसे कि डिफेंस के अंदर, तो डिफेंस में अगर सरकार खर्चा करती है तो उससे हमें कोई बेनिफिट अभी थोड़ी मिलने वाला है, वो तो फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं किसी टाइम पे। या फिर सोशल अगर कोई खर्चा कर रही है सोशल सेक्टर के लिए, तो सोशल के लिए वेलफेयर के लिए खर्चा अगर जहाँ किया जा रहा है तो उसका भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं आने वाला। तो ऐसी जगहों पे हमारा गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ज़रूरी था रेस्ट ऑफ इट्स इनकम। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उसकी रेस्ट ऑफ इनकम बची है, ज़्यादातर जो एरिया है, मोर जो इनकम है वो कहाँ स्पेंड हो रही है, इन दो सेक्टर्स में, यानी कि डिफेंस में या फिर सोशल सेक्टर में। तो रेस्ट ऑफ इनकम जो बचती है गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एफिशिएंट तरीके से उसको यूज़ करे, ठीक है, एफिशिएंट उस मैनर से उसको क्या करेगी, इस्तेमाल करे, ताकि कहीं ना कहीं उसको इनकम आना शुरू हो। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर था हमारा बेटे, तो पब्लिक सेक्टर से जो पैसा आने वाले था वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हाई, तो वो भी ज़्यादा नहीं आ रहा था, नॉट वेरी हाई, ठीक है। तो ताकि अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा कर सके गवर्नमेंट, तो ऐसा पैसा पब्लिक सेक्टर में से भी नहीं आ रहा था, टैक्सेशन से भी उतना पैसा नहीं आ रहा था, उल्टा वो इनकम जहाँ पे खर्च की जा रही है वहाँ से भी कुछ ज़्यादा हमें सोर्स नहीं मिल रहा था वापसी पैसा आने का, ठीक है। और इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया पब्लिक सेक्टर के पास पैसा कम था। नेक्स्ट था कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा था वो पहले से ही कम था। फिर फॉरेन एक्सचेंज के लिए हम बाहर की कंट्री से कई बार बोरो भी करवा रहे थे, बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या वो हम उधार ले रहे थे उनसे डॉलर्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कम था तो हम बाहर की कंट्री से उधार ले रहे थे। लेकिन वो भी हम या कहाँ पे यूज़ कर रहे थे उन सभी पैसे को, टू मीट द कंजम्पशन नीड्स, यस, अपने इंटरनल जो हमारी इंडिया की ज़रूरतें हैं कंजम्पशन की, सिर्फ उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उनका खर्चा कर रहे थे, ठीक है, यानी कि वो भी हम ख़त्म कर रहे थे। तो मेन क्या था, नीदर वाज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच profligate spending, तो नोर सफिशिएंट अटेंशन वाज गिवन टू द एक्सपोर्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटे, कि एक तो हम जो खर्चा कर रहे थे, पैसा जो स्पेंड हो रहा था वो बेसिकली किसके ऊपर ज़्यादा कर रहे थे हम,
प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग हो रही थी। ये प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग का मतलब क्या है? जहाँ पे वेस्टफुल, हमें लगता था कि कोई इनकम आए, हमें इस जगह के ऊपर ही पैसा खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन उनका जितना भी इनकम आ रही थी वो कहाँ कर रहे थे? प्रॉफिटेड यानी कि स्पेंडिंग, यानी कि वेस्टफुल स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही थी इंडिया के अंदर। और सेकेंडली एक्सपोर्ट, यस, एक्सपोर्ट के बारे में इंडिया सोच ही नहीं रहा था कि जो मेन टारगेट था हमारा, मेन जो था, हम किसके ऊपर फोकस कर रहे थे? इम्प्रूविंग द ग्रोथ ऑफ इम्पोर्ट, यानी कि हम सिर्फ इम्पोर्ट को लेके ही मेन फोकस कर रहे थे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी हमने उन सालों के अंदर बनाई, प्लानिंग्स के लिए बनाई, तो उनका पूरा ध्यान किसके ऊपर था? इम्पोर्ट के ऊपर। लेकिन एक्सपोर्ट के बारे में किसी का कोई फोकस जो था वो नहीं था। अगर एक्सपोर्ट के बारे में सोचते तो इनकम आने के चांसेस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आने के चांसेस ज़्यादा होते, जिससे हम अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उससे कॉप अप हो सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारा जो हमने ये पूरा एक आर्टिकल बन गया एक तरह का कि 1980 के अंदर ये बहुत सारा हमारा रीज़न बहुत बड़ा था कि पब्लिक सेक्टर के पास पैसा नहीं था प्रॉपर, टैक्सेशन से भी उतना पैसा नहीं आ रहा था, खर्चे उसने ज़्यादा बढ़ा रखे थे गवर्नमेंट ने कि हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, न्यू पॉलिसीज़ बनानी है, कुछ नई प्रोग्राम्स हमें सेटअप करने हैं, पॉवर्टी ख़त्म करनी है, तो खर्चे ज़्यादा थे लेकिन इनकम्स कम थी। इवन जो रिजर्व था उसमें भी इनकम कम थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाने चाहिए बेटे। हमें यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी, उस पूरे टॉपिक को जो हो चुका है उसको हमने समझना है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास यही एक थ्योरेटिकल पोर्शन जो अच्छे से हमें समझना है ताकि हम जैसा भी आए तो अपने लैंग्वेज में लिख सकें। तो ये था हमारा बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस। अभी भी इसके बाद कुछ और था, ये तो था फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ जितने भी पोर्शन हमने अभी किया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम धीरे धीरे कि प्राइसेस के ऊपर क्या फर्क पड़ा। ये तो फाइनेंस कम था हमारी सरकार के पास, ये समझ में आ गया। एक था इन द लेट 1980s मतलब जब 1980s का टाइम खत्म होने वाला था, नियर अबाउट 88-89 के टाइम की बात है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट के जो खर्चे थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, वो उसके रेवेन्यू से भी इंक्रीज हो रहे थे। दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग बिकम अनसस्टेनेबल। तो इनको मीट करने के लिए बोरो भी किया गवर्नमेंट ने, बाहर से उधार लिया, कभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से उधार लिया या तो फिर पब्लिक से उधार लिया, बैंक से उधार लिया, उसके बाद भी अनसस्टेनेबल रहा, यानी कि उसके बाद भी वो काम ना चल सका, यानी कि हमारे जो उसके खर्चे हैं वो कवर नहीं कर पाए, जो उसके इनकम्स को कम थी उनकी तभी भी इनकम, बोरो करने के बाद भी वो कवर नहीं कर पाए। तो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, तो खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी कीमतों की, एसेंशियल गुड्स की कीमतें बढ़ रही थी। ठीक है, रोज शार्पली, तेजी के साथ। इम्पोर्ट ग्रो एट वेरी हाई रेट, और जो इम्पोर्ट थे वो हम लगातार बढ़ा रहे थे। क्यों बढ़ा रहे थे? क्योंकि एसेंशियल गुड्स के रेट हाई थे, लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा था, गुड्स कम हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम है तो चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, और सेकेंडली बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, तो वो भी काफ़ी हाई रेट पे इंक्रीज हो रहा था। बट एक्सपोर्ट की बात करें, दैट वॉज नॉट इंक्रीजेस, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ ही नहीं रही थी, इनकम कहाँ से आनी थी। सो इसी के लिए यहाँ पे क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो गिरने लग गया, क्योंकि इंपोर्ट हमारे ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट कम था। यहाँ पे मैंने लिखा है FER, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वॉज डिक्लाइन, तो वो कम हो गए थे, राइट। तो ये रिजर्व हमारा इतना कम था कि अगर हम बाहर से किसी भी कंट्री से लोन ले रहे हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट तो हमें देनी ही पड़ती है ना, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम था कि हम इंटरेस्ट की पेमेंट भी नहीं दे पा रहे थे उस फंड में से, ठीक है, रिजर्व में से, तो वो भी हमारे पास पॉसिबल नहीं था। यानी कि इतना हमारा जो था क्राइसिस चल रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया के अंदर। तो ये सिचुएशन थी कि नो अदर कंट्री और द इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लैंड द मनी टू इंडिया, यानी कि अब कोई भी अदर कंट्री जो थी वो इंडिया के अंदर पैसा लगाना, इंडिया को उधार देना, लैंड मनी, ठीक है, तो वो देना बंद कर रही थी। लैंड मनी क्या कर रही थी, वो नहीं दे पा रही थी। क्यों? क्योंकि जो इंडिया था उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस पहले से ही अच्छी नहीं थी, तो कोई भी कंट्री जो है ऐसी कंट्री को लोन नहीं देता जिनके पास वापस करने लायक पैसा ना हो, अवेलेबल ना हो मनी, कि वो इसका इंटरेस्ट ही पे कर दे। ठीक है, तो इट मीन्स ये सिचुएशन हमारी इंडिया की थी, बहुत वर्स्ट कंडीशन थी इंडिया की 1980s के टाइम के ऊपर।
सो नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया को क्या करना पड़ा, इंडिया अप्रोच द IBRD, जिसको फुल नेम में क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे, या IMF, यानी कि इसको सेकंड है एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंडिया को किसकी हेल्प लेनी पड़ी, वर्ल्ड बैंक की या फिर IMF की हेल्प लेनी पड़ी, किसके लिए, फाइनेंस के लिए, एंड रिसीव्ड $7 बिलियन एज अ लोन। तो उसको अपने क्राइसिस से मैनेज करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए $7 बिलियन का जो था लोन लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक से और IMF से, ठीक है। फॉर अवेलिंग द लोन, अब लोन तो उन्होंने ले लिया, लेकिन लोन जो था वो इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था। तो इस लोन को लेने के लिए दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। वो इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ कंडीशंस थी जो हमारे इंडिया को माननी पड़ रही थी, तभी वो चीज़ उनको लोन के तौर पे मिल रहा था। पहला क्या था, उन्होंने ये कंडीशन रखी कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो लिबरल होने के लिए कहा, ठीक है। लिबरल क्या है, हम अभी डिटेल में जो है नेक्स्ट टॉपिक में इसको रीड करेंगे। रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, तो जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें बहुत सारी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उसको भी खत्म करने के लिए उन्होंने कंडीशन लगाई। तीसरा क्या था, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरिया, तो गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा था। हमने लास्ट लेक्चर में रीड किया था कि पब्लिक सेक्टर जो था अंडरटेकिंग था, हमारा पब्लिक सेक्टर का रोल हमारी इंडिया के इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा था 1950 to 1990 तक, तो उसको भी रिड्यूस करने के बारे में कहा। रिमूवल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, तो इंडिया पहले से अदर कंट्री के साथ ट्रेड करने के हक में नहीं था, क्योंकि उसको था कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को उसने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको भी रिमूवल करने के लिए कहा। तो ये 4 कंडीशंस रखी कि अगर इंडिया को लोन लेना है वर्ल्ड बैंक से, तो ये 4 कंडीशंस को उसको माइंड में लेके आना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया, इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करा, जो भी इसकी कंडीशन थी। तो इसको कंडीशंस को क्या किया, उसने कंप्लीट किया, मान लिया, फुली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर उसको फुल एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद एक्सेप्ट करते हुए इंडिया ने क्या चीज़ तैयार करी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जितने भी ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे, वो सारी कंडीशंस में फुलफिल होती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का यूज़ हमने क्यों किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, यानी कि कुछ चेंजेस करने के लिए, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो नहीं प्रॉपर चल रहा उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, तो जो पॉलिसी हमने बनाई है, तो वो किसको ध्यान में रखती है, यानी कि कंपटीशन इसमें काफ़ी क्रिएट हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म करते करते ये करने के लिए क्या करना पड़ा था, कॉम्पिटिशन्स को काफ़ी जो है वो क्रिएट हो गया, यानी कि बाहर की कंट्री के साथ हमारा कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि कंपटीशन का एनवायरनमेंट जो पहले हमारी इकोनॉमी में नहीं था, अब वो देखने को मिल गया, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। और रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री ऑफ द अदर ट्रेड, यानी कि जो बाहर की कंट्री हमारी कंट्री के अंदर आके वो जो काम स्टार्ट करना चाहती थी, फॉरेन ट्रेड, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते थे, अपना पैसा लगाना चाहते थे, अब वो डायरेक्टली एंट्री उनको मिल गई है। तो कोई भी यहाँ पे आके अपनी फर्म जो है वो ओपन कर सकता है, वो बैरियर जो थे वो टोटली ख़त्म कर दिए गए, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की गई, उसके अंदर ये चीज़ जो थे वो चेंजेस आई कि एंट्री उनको आना स्टार्ट हो गया। तो पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो एक हम यहाँ पे देखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को 2 तरीके से हम समझेंगे। एक तो है स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा है स्ट्रक्चर। तो पहला क्या है, स्टेबलाइजेशन मेजर का मतलब क्या है। स्टेबलाइजेशन मेजर जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेजर्स है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए मेजर्स किए जाते हैं। इसका एम क्या है स्टेबलाइजेशन मेजर्स का, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने करना है। अगर आपको आ जाए कि कौन सी 2 कैटेगरीज में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी को डिवाइड किया था, फर्स्ट इज स्टेबलाइजेशन और सेकंड इज स्ट्रक्चर। पहला है इसका एम स्टेबलाइजेशन का। एक तो इसका एम ये था टू करेक्ट द वीकनेसेस, जो भी पिछली पॉलिसीज के अंदर वीक पॉइंट थे उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है। जैसे कि सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज, तो हमने अभी तक रीड किया था कि फाइनेंस कम था इकोनॉमी के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, तो यहाँ पे सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर इकोनॉमी हमारी
एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी, एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करेगी, तो हमारे पास भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो सफिशिएंट मात्रा में हो सकता है। कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा कि हमारे जो एसेंशियल गुड्स हैं उसको वहाँ पे बनाने में हमारा क्या हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी ज़्यादा अगर करेंगे, अगर सफिशिएंट हो जाएंगे ज़्यादा फूड बनाने में, ठीक है, तो सफिशिएंट फूड अगर हमारी इकॉनमी के अंदर हो जाए तो हमारे पास अगर फूड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये कुछ थे पॉइंट्स एम जो कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स के तौर पे किए जा सकते थे। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म मेजर्स हमने करने हैं इकॉनमी के लिए। तो इसका एम क्या है मेन, तो इसके मेन ऑब्जेक्ट थे इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकॉनमी, कि हमारी इकॉनमी को एफिशिएंट करना है। एफिशिएंट कैसे होती है इकॉनमी, जब हमारी इकॉनमी के पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, हमारी इकॉनमी में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएंगे जो कि हमारी इकॉनमी को ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, एफिशिएंटली आएगी हमारी इकॉनमी के अंदर। अगर फूड हमारे सफिशिएंट हो जाएगा, अगर फॉरेक्स एक्सचेंज हमारे पास ज़्यादा रहेगा, तो हमारी इकॉनमी एफिशिएंट हो सकती है। तो नेक्स्ट क्या था, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हमारी इकॉनमी जो है वो कॉम्पिटिशन करे, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है बाहर की कंट्री में भी सेल होने के लिए जाना चाहिए, बाहर की कंट्री के साथ उसका ट्रेड होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स थे, ये है हमारे स्ट्रक्चरल मेजर्स को, ठीक है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम, कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या है, ये कैटेगरीज है जिसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो इसी के बेस के ऊपर हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने 3 पॉलिसीज बनाई, जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 पॉलिसीज़ के ऊपर हमारा जो है टॉपिक नेक्स्ट वाला चैप्टर बेस्ड है। तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तक के लिए आप इसको इतना रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके बेटा।